हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका एक हमारे नए वीडियो कोर्स में, जिसमें हम डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज निकली थी ग्रुप बी की और ग्रुप सी की, तो उसमें आपको मैंने सिलेबस के माध्यम से सारा कुछ आपको बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वो, तो पहले जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी आगे की स्टडी करने के लिए। तो जैसा आपको पता है कि हम डोमेन नॉलेज में जो आपके एक्ट्स दिए हैं, हम उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम CCS कंडक्ट रूल 1964 को पूरा कवर करेंगे। इसमें हम थ्योरी ही लेंगे, और जैसे ही आपकी थ्योरी होती है उसके बाद हम इसके MCQs आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हम इसमें ट्रिक्स के माध्यम से जितने भी आपके नियम होंगे सारों को कवर करेंगे, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको हमारे साथ वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा रहना है। आपको सारा कुछ क्लास में ही याद हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यह आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काम आने वाला है। चाहे आपका LDC का एग्ज़ाम हो, UDC का हो, सेक्शन ऑफिसर का हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, अगर वो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है तो आपको एक्ट काम आने वाले हैं। और एक चीज़ और, आपको जो PDF रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और जो PDF आपको मिलने वाली है वो आपकी हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन जो लेक्चर होगा आपका, वो आपका हिंदी मीडियम में ही होगा, लेकिन जो टर्म होंगे मैं आपको वो इंग्लिश में बता दूंगा, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। बस आपको हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़ा रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। CCS कंडक्ट रूल 1964 का हम आज से जो रूल है उसको पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बता दूं जो आपको परीक्षा में बहुत काम आने वाली हैं। सबसे पहला आपको इसमें एक चीज़ याद रखना है, मैंने इसमें इस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया है। आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो आपका CCS कंडक्ट रूल 1964 है, इसमें कुल कितने नियम हैं, क्या पूछ ले कोई आपसे, इसमें कुल कितने नियम हैं, क्या कुल नियम की अगर इसमें कोई संख्या पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कुल कितने नियम हैं। तो इसमें कुल 25 नियम है। कितने नियम हैं? 25 नियम हैं। याद रखना है आपको कि जो CCS कंडक्ट रूल 1964 है उसमें कुल कितने नियम हैं, उसमें कुल 25 नियम हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि जो CCS कंडक्ट रूल है 1964 वाला, इसको गृह मंत्रालय द्वारा कब नोटिफाइड किया गया? किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा कब क्या किया गया? गृह मंत्रालय के द्वारा कब नोटिफाइड किया गया? क्या किया गया? नोटिफाइड किया गया। आपसे पूछ सकता है वो, तो कब किया गया इसको? 30 नवंबर 1964। कब? 30 नवंबर 1964 को इसको गृह मंत्रालय के द्वारा नोटिफाइड किया गया। तो आपको तारीख याद रखना है। कुल नियम कितने हैं? 25 हैं। गृह मंत्रालय ने कब नोटिफाइड किया है? 30 नवंबर 1964। अब इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। आपसे पूछ ले कि इसको गजट में कब प्रकाशित किया गया, जो राजपत्र है उसमें इसको कब प्रकाशित किया गया, ये भी आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो इसको गजट में कब प्रकाशित किया गया? 12 दिसंबर। कब किया गया है? 12 दिसंबर 1964। तो आपको ये 2 तारीख और एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। कुल नियम कितने हैं? 25 हैं। नोटिफाइड कब किया गया है? 30 नवंबर 1964। गजट में प्रकाशित कब किया गया है? 12 दिसंबर 1964। तो आपको इतना याद रखना है। समझ आ गया है? चलिए, तो अब हम जो 25 नियम हैं उसमें से जो आपका पहला नियम है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो पहला नियम है, आप इसमें पढ़ोगे संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू करना, है ना। तो हमने जो इसका लागू करना देख लिया है, इसका प्रारंभ देख लिया है, और इसका संक्षिप्त नाम भी हम देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आपको याद रखना है, इन नियमों का नाम
केंद्रीय सिविल सेवाएं आचरण नियमावली 1964 है। मतलब क्या है इसका जो नाम है सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स कंडक्ट रूल्स 1964 है। तो इसका नाम तो सिंपल है, आप इसको याद रख लोगे। दूसरा, यह तत्काल लागू होंगे। कब से लागू होंगे? जिस तारीख से गजट में आया। कब आया था? 12 दिसंबर 1964 को, है ना। तो आपको मेरे साथ तारीख भी याद करते चलना है। तो कब से लागू होगा? 12 दिसंबर 1964 से तत्काल लागू होंगे। 2 पॉइंट देख लिए हैं। अब इसमें तीसरा पॉइंट है, इन नियमों में अन्यथा उपबंध होने के सिवाय और भारतीय विदेश सेवा नियमावली 1961 के अध्ययन ये नियम संघ के कार्यों के संबंध में सिविल सेवा या पद पर जिसके अंतर्गत रक्षा सेवा में कार्यरत सिविलियन भी शामिल हैं नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होंगे। सिंपल सा आपको क्या याद रखना है इसको? तो आपको इसमें याद रखना है जितने भी, इसमें आपको 3 चीज़ याद रखना है। देखो 3 चीज़ आपको इसमें याद रखना है। पहला आपको क्या याद रखना है, इसमें कौन शामिल होगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्या होगा, एम्प्लॉय होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होगा, कर्मचारी होगा, उसको इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरा आपको इसमें क्या याद रखना है? दूसरा आपको इसमें याद रखना है कि इसके अंदर जो रक्षा, जो डिफेंस में है सिविलियन, उसको भी इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। समझ आ गया है? तो मेन आपको इसमें 2 चीज़ याद रखना है। एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उन पर लागू होगा, और दूसरा आपको जो इसमें रक्षा सिविलियन मतलब डिफेंस के जो सिविलियन हैं उन पर भी ये लागू होगा। तीनों चीज़ समझ में आ गई हैं? क्या क्या देख लिया हमने? इसका शॉर्ट नेम देख लिया क्या है, कब लागू हुआ है, 12 दिसंबर 1964 को लागू हुआ है। टोटल इसमें कितने नियम हैं? 25 नियम हैं, है ना। किस पर लागू होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कर्मचारी होगा उस पर लागू होगा, और जो डिफेंस जो सिविलियन होगा उस पर भी यह नियम लागू होगा। इतना समझ आ गया है? अब देखते हैं अगला क्या है। अब इसमें लिखा है, परंतु इन नियमों में उल्लिखित कोई बात उस सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होती है जो, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। पूछ लेगा आपसे कि निम्न में से किस सरकारी कर्मचारी पर CCS कंडक्ट रूल 1964 लागू नहीं होता है ना। तो अपन को देखना है कि ऐसे कौन कौन से सरकारी कर्मचारी हैं जिन पर जो नियम है लागू नहीं होता है। तो पहला इसमें क्या लिखा है? पहला इसमें लिखा है, जो भारतीय रेल अधिनियम 1890 की धारा 3 के अनुसार, किसके? भारतीय रेल अधिनियम 1890 की धारा 3 के अनुसार रेल सेवा के अंतर्गत आते हों। किसके अंतर्गत आते हों? रेल सेवा के अंतर्गत आते हों, या रेलवे बोर्ड में कोई पद धारण किए हुए हैं। किसमें? रेलवे बोर्ड में पद धारण किए हुए हैं। ए रेल सेवा आचरण नियम 1966 के अध्ययन हैं। मतलब इन पर कौन सा नियम लागू होगा? रेल सेवा आचरण नियम 1966 इन पर लागू होगा। एक बार रीड कर लो, फिर मैं आपको बता रहा कि इसमें आपको क्या याद रखना है। दूसरा इसमें लिखा है, अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है। अगर कोई व्यक्ति अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस का सदस्य है, ऑल इंडिया सर्विस में आपकी 3 आती हैं, आपको पता होगा, IAS, IPS और IFS। तो इन तीनों का अगर सदस्य है तो उन पर भी जो ये नियम है लागू नहीं होता है। और तीसरा इसमें क्या लिखा है, ऐसे किसी पद का धारक जिसके संबंध में राष्ट्रपति ने किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश दिया हो कि ये नियम उस पर लागू नहीं होंगे। देखो अब शॉर्ट में देखते हैं, अपन ने इसको रीड कर लिया किस किस पर लागू नहीं होंगे। 50% आपको समझ आ गया होगा, अब 100% समझ आ जाएगा। देखो आपको इसमें 3 चीज़ याद रखना है कि किस किस पर लागू नहीं होंगे, किस किस पर लागू नहीं होंगे। 3 चीज़ आपको इसमें याद रखना है। पहला, अगर कोई रेलवे का कर्मचारी है, सिंपल बस आपको इतना एक वर्ड याद रखना है, अगर कोई रेलवे का कर्मचारी है उस पर लागू होगा क्या? नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस का अखिल भारतीय सेवा का अगर कोई सदस्य हो तो उस पर लागू होगा क्या? नहीं होगा। तीसरा, अगर
राष्ट्रपति ने किसी विशेष आदेश या सामान्य आदेश में यह निर्देश दे दिया हो कि उस कर्मचारी पर या उस धारक पर नियम लागू नहीं होगा, तो उस पर भी लागू नहीं होगा। मतलब राष्ट्रपति ने क्या दे दिया हो, कोई निर्देश या आदेश दे दिया हो, तो उस पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। तो समझ आ गया है किन किन पर लागू नहीं होगा। रेलवे के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, अखिल भारतीय सेवाओं के जो सदस्य हैं उन पर लागू नहीं होगा, जो राष्ट्रपति ने जिन धारकों के संबंध में सामान्य विशेष आदेश के माध्यम से बोल दिया हो कि भैया ये नियम उन पर लागू नहीं होंगे, तो उन पर भी लागू नहीं होगा। तो इतना समझ आ गया है नियम एक पूरा। एक बार फिर से देख लेते कि नियम 1 में हमने क्या क्या देखा है। तो नियम 1 में हमने क्या देखा है, संक्षिप्त नाम देखा है, प्रारंभ देखा है, लागू देखा है। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा है, किस पर लागू होगा, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कर्मचारी होगा उस पर लागू होगा, और जो डिफेंस में सिविलियन में कार्यरत होगा उस पर भी यह नियम लागू होगा। फिर दूसरा हमने इसमें क्या देखा है, ऐसे कौन से सरकारी कर्मचारी हैं जिन पर जो नियम 1 है लागू नहीं होगा, मतलब जो आपका CCS कंडक्ट रूल 1964 है लागू नहीं होगा। तो 3 लोगों को आपको विशेष रूप से याद रखना है। रेलवे के कर्मचारी पर लागू नहीं होगा, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य में लागू नहीं होगा, और राष्ट्रपति ने जिसको भी बोल दिया हो आदेश के थ्रू कि इन पर लागू नहीं होगा, तो भैया उन पर भी लागू नहीं होगा। आई थिंक आपको अब जो नियम 1 है वो क्लियर हो गया होगा। नियम 2 की तरफ चलें। तो आपका नियम जो 2 है उसमें आपको परिभाषाएं देखने को मिलेंगी। क्या आपको देखने को मिलेगा इसमें, आपको इसमें परिभाषाएं देखने को मिलेंगी। अब इसमें लिखा है, इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आपको महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको इसमें लिखा है पहला, सरकार से केंद्र सरकार अभिप्रेत है। मतलब जहाँ जहाँ भी आपको इसमें सरकार वर्ड दिखेगा, गवर्नमेंट वर्ड दिखेगा, तो उसका मतलब क्या होगा, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। समझ आ गया है। दूसरा इसमें लिखा है, सरकारी सेवक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी सिविल सेवा में या संघ के कार्यों से संबंधित किसी पद पर सरकार द्वारा नियुक्त है, और रक्षा सेवाओं में नियुक्त सिविलियन भी इसके अंतर्गत आता है। तो हमने देख लिया था इसमें सरकारी सेवक में कौन होगा, तो इसमें सरकारी सेवक में 2 लोग होंगे। एक तो मैंने आपको क्या बताया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या हो, कर्मचारी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या हो, कर्मचारी हो, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, जो डिफेंस में क्या हो, सिविलियन हो, सिविलियन के पद पर क्या हो, नियुक्त हो, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। अब इसमें स्पष्टीकरण है, जिस सरकारी कर्मचारी की सेवाएं सरकार ने किसी कंपनी, निगम, संगठन अथवा स्थानीय प्राधिकार के सुपुर्द कर दी हैं, उसे इस बात के होते हुए भी उसका वेतन भारत की समेकित निधि से भिन्न स्रोतों से लिया जाता है। इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार के अधीन सेवा करने वाला सरकारी कर्मचारी समझा जाएगा। मतलब आपको सिंपल सा याद रखना है कि इसमें जितने भी जो कर्मचारी होंगे उनका जो वेतन होगा कहाँ से दिया जाएगा, भारत की समेकित निधि से दिया जाएगा। कहाँ से दिया जाएगा, भारत की समेकित निधि से दिया जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की समेकित निधि का जो आर्टिकल है वो क्या है, तो 266 का सब क्लॉज 1 इसका क्या है, आर्टिकल होने वाला है। इतना समझ आ गया है। अब इसमें लिखा है अगला, सरकारी कर्मचारी के संबंध में परिवार के सदस्य में। मतलब इसमें आपको परिवार के सदस्य में आपको कौन शामिल होंगे कौन नहीं होंगे, तो इनको हम देखने वाले हैं। तो इसमें पहला लिखा है, सरकारी कर्मचारी की या का पत्नी, पति शामिल है। अगर कोई पति है तो उसकी पत्नी शामिल है, अगर कोई पत्नी है तो उसका पति शामिल है, चाहे वह उक्त सरकारी कर्मचारी के साथ रहती या रहता हो या नहीं, परंतु इसके अंतर्गत सक्षम न्यायालय की डिग्री या आदेश द्वारा सरकारी कर्मचारी से पृथक हुई पत्नी या पृथक हुआ पति शामिल नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि इसमें आपको याद रखना है, चाहे पति पत्नी एक साथ रहते हों या ना रहते हों, नॉर्मल कंडीशन में तो वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन अगर न्यायालय ने कोई डिग्री या आदेश से बोला हो कि भैया यह दोनों पृथक पृथक हैं, मतलब
पत्नी अलग है और पति अलग है तो उस पर लागू नहीं होगा। समझ आ गया? मतलब पहला तो परिवार में कौन आएगा, उसका जो पति होगा या उसका जो पत्नी होगी वो परिवार में शामिल होगा। पहला आपको इसको याद रखना है। दूसरा इसमें लिखा है सरकारी कर्मचारी का पुत्र या पुत्री अथवा सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री शामिल है जो उस पर पूर्णतः आश्रित हों। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसका कोई पुत्र है और वो उस पर पूर्णतः आश्रित नहीं है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब आप इसको एक चार्ट के माध्यम से देखो, आपको पता है कि फैमिली दो लोगों से मिलकर बनती है मेन। एक तो आपके हस्बैंड होंगे और एक आपके कौन होंगे, वाइफ होंगे। इनके क्या होंगे भैया, बच्चे होंगे, सन होगा या डॉटर होगी, दो लोग होंगे, या भैया इसमें बोला स्टेप सन होगा या आपका जो स्टेप डॉटर होगा वो होगा। तो मतलब फैमिली तो ऐसे ही मिल के बनती है ना। तो पहला तो आपको हस्बैंड वाइफ तो आपको समझ आ गया है। दूसरा इसमें क्या बोला है, या तो पुत्र हो या पुत्री हो या सौतेला पुत्र हो या सौतेली पुत्री हो शामिल होंगे। लेकिन उसमें एक कंडीशन और है कि वो माता पिता पर क्या हो, पूर्णतः आश्रित हों। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपका पुत्र है वो आप पर आश्रित नहीं है तो वो आपके परिवार के सदस्य में के अकॉर्डिंग शामिल नहीं किया जाएगा, है ना। तो आपको इस वर्ड को याद रखना है, जो पूर्णतः आश्रित हो तभी आपके जो बच्चे हैं उनको शामिल किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन है, कोई अन्य व्यक्ति जिसका सरकारी कर्मचारी अथवा सरकारी कर्मचारी की या के पति या पत्नी के साथ रक्त संबंध या विवाह द्वारा संबंध है और वह सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित है। मतलब आपको इसमें एक चीज़ और याद रखना है, चाहे आपका विवाह का संबंध हो चाहे आपका रक्त का संबंध हो, अगर आप सरकारी कर्मचारी के साथ रक्त का संबंध रखते हो या विवाह का संबंध रखते हो तो आप उसके परिवार के सदस्य में काउंट किए जाओगे। और दूसरा आपको एक चीज़ और याद रखना है, चाहे वो कितने ही दूर का ब्लड जो रिलेशन से हो आपका, अगर वह आप पर पूर्णतः आश्रित है तो वह भी आपका क्या माना जाएगा, परिवार का सदस्य माना जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि परिवार से तात्पर्य क्या है। परिवार मतलब क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, अगर हस्बैंड है तो वो शामिल है और वाइफ है तो शामिल है। कब शामिल नहीं होंगे, जब कोर्ट ने आदेश दे दिया हो कि भैया यह दोनों अलग अलग हैं, तब इन दोनों को एक साथ शामिल नहीं किया जाएगा। भले अगर कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है, भले वो एक दूसरे से दूर रह रहे हों, फिर भी वो परिवार में शामिल किए जाएंगे। दूसरा, चाहे इनका पुत्र हो पुत्री हो, सौतेला पुत्र हो सौतेली पुत्री हो, अगर इन पर आश्रित है तो परिवार के सदस्य माने जाएंगे, अगर आश्रित नहीं है तो सदस्य नहीं माने जाएंगे। तीसरा क्या है, अगर सरकारी कर्मचारी से कोई विवाह का संबंध रखता हो या रक्त का संबंध रखता हो और उस पर पूर्णतः आश्रित हो तो भी वह क्या माना जाएगा, परिवार का सदस्य माना जाएगा। समझ आ गया है? आई थिंक आपको जो नियम 2 परिभाषा का जितना हमने पढ़ लिया है उतना समझ आ गया होगा कि हमने इसमें क्या क्या देखा है। हमने इसमें क्या देखा था कि सरकार से मतलब केंद्र सरकार है, सरकारी सेवक से क्या है, 2 होंगे, एक तो सेंट्रल का गवर्नमेंट का जो कर्मचारी होगा वो, और जो रक्षा सिविलियन पद पर नियुक्त है उसको शामिल किया गया है। तीसरा हमने क्या देखा है, जो सरकारी सेवक होंगे उनको वेतन कहाँ से दी जाएगी, तो भारत की समेकित निधि से इनको वेतन दी जाएगी। अगला इसमें क्या देखा, परिवार देखा है, तो परिवार को हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया है, अब हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। अब अगला नियम आता है नियम 3। कौन सा आता है, नियम 3, जिसमें हम सामान्य जर्नल्स की बात करेंगे। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो आपके जर्नल्स हैं, पहला प्रश्न तो आपसे यही बनेगा कि जो आपके इसमें जर्नल्स हैं, टोटल जर्नल्स जो इसके अंदर सामान्य के जो नियम बोलना चाहिए टोटल कितने हैं। तो टोटल सामान्य आचरण के नियम कितने हैं, 21 हैं। कितने हैं, सामान्य आचरण के नियम कितने हैं, 21 हैं। इतना याद हो जाएगा आपको। तो कितने नियम है, सामान्य आचरण के 21 नियम हैं। पहला पॉइंट तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। दूसरा आपको इसमें याद रखना है जो 21 नियम है इसका वर्णन कहाँ किया गया है, तो नियम 3 है, जो नियम 3 का सब क्लॉज 1, मतलब नियम 3 का जो सब क्लॉज 1 है उसमें 21 नियमों का जो सामान्य आचरण के नियम है इनका वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है जितने भी हम 21 नियम पढ़ेंगे यह आपके नियम 3 के सब क्लॉज 1 में हम देखने वाले हैं। कितने होंगे इसमें, टोटल 21 इसमें सामान्य आचरण के नियम होने वाले हैं।
इतना समझ आ गया है। अब इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है, जो आपके इसमें 21 नियम है, तो 21 नियम में से भी आपके जो 4 से लेके 21 तक के नियम हैं, कितने, 4 से लेके जो आपके 21 तक के नियम हैं, इनको कब ऐड किया गया है, तो इनको ऐड किया गया है 27 नवंबर 2014 को अलग से ऐड किया गया। तो आपको इसको भी याद रखना है, जो 4 से लेके जो 21 के नियम थे वो पहले नहीं थे, इनको 27 नवंबर 2014 को शामिल किया गया है। तो आपको जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए हैं, आपको इसको विशेष रूप से आपको याद रखना है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब देखो, अब हम जो 21 सामान्य आचरण के नियम हैं हम उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला नियम क्या बोलता है, पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहेगा। क्या रहेगा, पूर्ण रूप से क्या रहेगा, सत्यनिष्ठ रहेगा। दूसरा है कर्तव्य परायण रहेगा। तीसरा बोलता है ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो। चौथा बोल रहा है इसमें संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति वचनबद्ध हो। तीसरा अगला है इसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्रीय सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता एवं नैतिकता की रक्षा करेगा एवं उसकी मर्यादा को बनाए रखेगा। अगला है भारत की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्रीय सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता एवं नैतिकता की रक्षा करेगा एवं उसकी मर्यादा को बनाए रखेगा। फिर इसमें है उच्च नैतिक मानकों और ईमानदारी को बनाए रखेगा। अगला है राजनीतिक तटस्थता बनाए रखेगा। अगला है कर्तव्यों के निर्वहन में योग्यता, ईमानदारी और निष्पक्षता के सिद्धांत को बढ़ावा देगा। अगला है जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखेगा। अगला है जनता विशेषतः कमजोर वर्ग के प्रति अनुक्रियाशील बना रहेगा। नेक्स्ट इसमें जनता के साथ शिष्ट और सद्व्यवहार बनाए रखेगा। फिर है निर्णय केवल लोकहित में लेगा, सार्वजनिक संस्थानों का उपयोग कार्यकुशलता और प्रभावी ढंग से तथा मितव्ययिता से करेगा और करवाएगा। अगला है आपका अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से जुड़े किसी निजी हित को प्रकट करेगा एवं किसी अंतर विरोध का समाधान करने के लिए ऐसे कदम उठाएगा जिससे लोकहित की रक्षा होती हो। तो आपको 21 के 21 पढ़ लेना है, सारे कॉमन सेंस के आप एग्जाम में टिक करके आ जाओगे। फिर भी एक बार आप इनको पढ़ लेना, मैं नहीं कर रहा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो आपको इसमें सिर्फ शुरू के 3 जो हैं आपको इनको याद रखना है। कौन कौन सा है, पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहेगा, दूसरा कर्तव्य परायण रहेगा, और लास्ट में कौन सा है इसमें, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो सरकारी कर्मचारी के लिए क्या हो, अशोभनीय हो। क्या हो, अशोभनीय हो। सत्यनिष्ठा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी। क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी बोलते हैं, आपको पता होगा। है ना। तो आपको इसमें सत्यनिष्ठा वर्ड याद रखना है, आपको लाइन से याद रखना है, मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। तो सत्यनिष्ठा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी बोलते हैं। कर्तव्य परायण को भी क्या बोलते हैं, ड्यूटी। क्या बोलते हैं, ड्यूटी। और अशोभनीय, अशोभनीय को क्या बोलते हैं, अनबिकमिंग। है ना। तो आपको इनके इंग्लिश में भी याद रखना है। और इसकी ट्रिक क्या है, IDU। आपको एक साथ इसको याद रखना है, IDU। I मतलब इंटीग्रिटी, D मतलब ड्यूटी और U मतलब अनबिकमिंग। है ना। तो आपको तीनों के तीनों लाइन से याद रखना है, एग्जाम में आ जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, शुरू के 3। है ना। तो आपको इसको लाइन से ही याद रखना है। अब हम देखते हैं 21 के 21 आप पढ़ लोगे, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है। अब इसमें लिखा है जो इसका सेकंड है उसमें है जो इसका सेकंड सब क्लॉज है। पहले सब क्लॉज में हमने देखा था कि 21 नियम थे, ऐसे अब सेकंड सब क्लॉज है, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो पहला इसमें लिखा है पर्यवेक्षक पद पर कार्य करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपने अधीन कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा और
कर्तव्य परायणता सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय करेगा। मतलब जो सीनियर होगा वो जूनियर पर क्या करेगा, जूनियर की जो सत्यनिष्ठा है और कर्तव्य परायणता है उसको सुनिश्चित करने के लिए जितने भी पॉसिबल प्रयास हैं सारे करेगा वो। दूसरा इसमें है सरकारी कर्मचारी अपने सरकारी कर्तव्यों के पालन में और उसे दी गई शक्तियों का प्रयोग करने में अपनी सर्वोत्तम विवेक और बुद्धि से कार्य करेगा। कुछ समझाने का नहीं है इसमें। तीसरा है वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को यहाँ तक संभव हो लिखित रूप में निर्देश देंगे। मतलब जो जूनियर होगा वो सीनियर को क्या करेगा, लिखित रूप में क्या देगा, जो भी निर्देश देने होंगे देगा, है ना, मौखिक नहीं देगा, लिख के देगा, रिस्पेक्टफुली देगा। और इसमें लास्ट इसमें यदि किसी सरकारी कर्मचारी को अपने वरिष्ठ पदाधिकारी से मौखिक रूप में निर्देश प्राप्त हो तो वह उसकी यथाशीघ्र लिखित रूप में पुष्टि कराए। मौखिक निर्देश लिखित रूप में पुष्टि कराना वरिष्ठ पदाधिकारी का कर्तव्य होगा। तो ऐसा इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है, आप एक बार और इसको रीड करोगे तो आप खुद समझ जाओगे। अगला नियम देखते हैं। तो हमने नियम 3 देख लिया है। अब नियम 3 में भी कई बोलना चाहिए कि इसमें भी कई और प्रावधान है। जैसे इसका नियम 3 का, तो नियम 3 जो का है उसमें क्या बोला गया है, तत्परता एवं शिष्टाचार। क्या बोला गया है, तत्परता एवं शिष्टाचार्य। इसका मतलब है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में आशिष्ट व्यवहार नहीं करेगा। मतलब कैसा व्यवहार नहीं करेगा, आशिष्ट व्यवहार नहीं करेगा। और इसमें सेकंड पॉइंट है जनता से एवं अपने सरकारी कार्य व्यवहार में कोई विलंबकारी युक्ति नहीं अपनाएगा और ना ही उसे दिए गए कार्य को करने में जानबूझकर देरी करेगा। मतलब तत्परता से क्या मतलब है, कार्य को जल्दी करेगा, लेट लतीफ़ नहीं करेगा। और शिष्टाचार का मतलब क्या है कि भैया शिष्टाचार व्यवहार करेगा, आशिष्ट व्यवहार को नहीं दर्शाएगा या शो नहीं करेगा। किसमें है, नियम 3 के का में है। अब नियम 3 का जो खा है उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है सरकारी नीतियों का पालन। किसका पालन होगा, सरकारी नीतियों का पालन। इसमें लिखा है प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सदैव, अब देखो इसमें पहला पॉइंट है विवाह की आयु, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित सरकार की नीतियों का पालन करेगा। कौन कौन सी नीतियों का पालन करेगा, विवाह की आयु हो, पर्यावरण संरक्षण कोई नियम हो, वन्य जीव की सुरक्षा हो, सांस्कृतिक जो विरासत से संबंधित कोई अगर नियम है या नीति हो उसका पालन करेगा। और सेकंड इसमें है महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम संबंधी सरकार की नीतियों का पालन भी करेगा। तो 2 तरीके से उसको नियमों का पालन करना है, तो महिलाओं के प्रति करना है और दूसरा आयु, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव की सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत। तो आपको जो इसके जो पॉइंट हैं जो बोलना चाहिए कि जो आपको वर्ड इसको पकड़ना है, आपको चारों के चारों याद रखना है। एक तो आपको आयु, दूसरा आपको पर्यावरण, दूसरा आपको वन्यजीव और तीसरा आपका सांस्कृतिक, है ना। तो कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रख लो कि पर्यावरण होगा तो क्या होगा, वहाँ पे वन्यजीव होंगे, तो वन्यजीव की आपको पता है कि आयु बहुत लंबी होती है ना। और अगर सारे लोग मतलब सारे जीव मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बढ़िया सांस्कृतिक वातावरण बन जाएगा, है ना। तो ऐसे कुछ आप इसको रिलेट करके याद रख लो। अब इसमें जो गा नियम है, नियम 3 का जो गा संबंधी प्रावधान है उसमें बोलता है कामकाजी महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध। किस पर, लैंगिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध। इसमें पहला लिखा है कोई भी सरकारी सेवक किसी भी कार्यस्थल पर किसी भी महिला के लैंगिक उत्पीड़न संबंधी कार्य में लिप्त नहीं होगा। समझ आ गया होगा। और दूसरा इसमें है प्रत्येक सरकारी सेवक जो कार्यस्थल का प्रभारी है अपने कार्यस्थल पर किसी भी महिला का लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए समुचित कदम उठाएगा। मतलब जो कार्यस्थल का प्रभारी होगा वो कदम उठाएगा। फिर इसमें है स्पष्टीकरण। देखो अब इसमें कुछ हम चीज़ें और देखेंगे कि इसमें जो आपका यौन उत्पीड़न है, यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कार्य या व्यवहार शामिल है, चाहे वो सीधे हों या निहितार्थ हो। मतलब चाहे आपका मतलब बोलना चाहिए प्रत्यक्ष हो, चाहे आपका अप्रत्यक्ष तरीके से हो, शामिल किए जाएंगे। ऐसे पहला इसमें लिखा है शारीरिक संपर्क और अग्रिम या, दूसरा है यौन एहसानों की मांग या अनुरोध,
तीसरा है यौन रंग की टिप्पणी करना। चौथा है अश्लील साहित्य दिखाना। और लास्ट है यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक मौखिक गैर मौखिक आचरण। फिर इसमें जो बी वाला है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित परिस्थितियां अन्य परिस्थितियों के बीच यदि यह यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य या व्यवहार के संबंध में या उससे जुड़ा हुआ है या मौजूद है तो यौन उत्पीड़न की राशि हो सकती है। जैसे देखो, आप कुछ नहीं आया समझ में, छोड़ दो। और भी कंडीशंस हैं आपको याद रखना है जिनको यौन उत्पीड़न में शामिल किया जाता है। अब आपको कंडीशन से याद रखना है। आपको इसमें सिर्फ आपको वर्ड पकड़ने हैं और आप एग्जाम में आराम से करके आ जाओगे। तो पहला आपको इसमें क्या याद रखना है, रोजगार में अधिमान्य उपचार का निहित या स्पष्ट बाधा, मतलब उसने क्या किया हो कि उसने प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट का वादा किया हो। दूसरा, रोजगार में हानिकारक उपचार, है ना, या फिर उसने क्या किया हो, जो हानिकारक उपचार है उसका क्या हो, उसको भैया खतरा हो, है ना। तीसरा, उसकी वर्तमान या भविष्य की जो रोजगार स्थिति में निहित या स्पष्ट धमकी, मतलब उससे ये बोला हो कि भैया आपको वर्तमान में या भविष्य में अगर कोई रोजगार संबंधी स्थिति में क्या देता हो, वो धमकी देता हो। चौथा है उसके काम में हस्तक्षेप या उसके लिए एक डराने वाला आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाना। और लास्ट, अपमानजनक व्यवहार उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना है। देखो कैसे याद रखोगे, आपको सिर्फ वर्ड याद रखना है। पहला आपको इसमें पी, मैं लिख दे रहा, PDFIH। पी मतलब क्या है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो पी से आपको याद रखना है क्या, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। डी मतलब क्या होगा इसमें, तो डी मतलब है डेट्रीमेंटल, क्या है, डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट। एफ मतलब क्या हो जाएगा, एफ मतलब हो जाएगा फ्यूचर। आई मतलब क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस, मतलब हस्तक्षेप कर रहा ना तो वो इंटरफेरेंस। और एच मतलब क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट। तो आपको PDFIH इस शॉर्ट को आप जो ये वर्ड हैं आप इनको याद रखकर इसको आराम से याद कर सकते हो, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जो पांचों के पांच हैं आपको इसको याद रखना है, पूछ लेगा एग्जाम में, आ जाएगा प्रश्न, है ना। अब देखते हैं इसमें कार्यस्थल। तो कार्यस्थल में शामिल है, मतलब जो कार्यस्थल है उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। पहला इसमें है कोई भी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापना, उद्यम, संस्थान, कार्यालय, शाखा या इकाई जो स्थापित, स्वामित्व, नियंत्रित या पूरी तरह से या केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित, मतलब कोई भी ऐसा संस्थान हो, है ना, जो क्या हो, पूरी तरह से क्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या हो, वित्त पोषित हो, उसको इसमें शामिल किया जाएगा, चाहे वो आपका उद्यम कुछ भी हो। दूसरा इसमें है अस्पताल या नर्सिंग होम, क्या होगा, दूसरा आपका हॉस्पिटल और नर्सिंग होम हो जाएगा। तीसरा इसमें क्या है, कोई भी खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर या प्रतियोगिता या खेल स्थल, चाहे आवासीय हो या प्रशिक्षण खेल या उससे संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। फोर्थ इसमें है ऐसी यात्रा करने के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए परिवहन सहित रोजगार के दौरान या रोजगार के दौरान उत्पन्न होने वाले कर्मचारियों द्वारा दौरा किया गया कोई भी स्थान। और लास्ट है एक निवास स्थान या एक घर। देखो इसकी आप ट्रिक याद रख लो, SHOT, SS जो S और H है इससे तो आप याद रख लेना सेक्सुअल हरासमेंट, है ना। तो इस जिससे आपको ट्रिक भी याद रहे कि हमने किस चीज़ की ट्रिक याद की है। तो SH से क्या हो जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। अब S मतलब आपका इसमें क्या आ जाएगा, S मतलब आपका स्पोर्ट, मतलब स्पोर्ट से संबंधित कोई भी चीज़ हो, चाहे आपका स्टेडियम हो, चाहे आपका परिसर हो, है ना, चाहे आपका स्पोर्ट का जो इंस्टीट्यूशन हो, कुछ भी हो आपका इसमें आ जाएगा। H मतलब क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल,
या आपका होम। ओ मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्या हो, वित्त पोषित हो। और टी मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट, है ना। तो आपको इन 4 कीवर्ड को आप पकड़ के इसको आराम से याद कर सकते हो। तो हमने क्या क्या देख लिया है, जो हमने धारा 3 देखी है, एक बार धारा 3 को देख लेते हैं पूरा शॉर्ट में क्या क्या देखा हमने। तो धारा 3 में हमने जर्नल्स के बारे में देखा था। 21 जर्नल्स होते हैं, 4 से 21 तक के जर्नल्स हैं उनको लास्ट में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 2014 में जोड़ा गया। शुरू के आपको 3 को याद रखना है। इनकी ट्रैक है IDU। आई मतलब इंटीग्रिटी, डी मतलब ड्यूटी और यू मतलब अनबिकमिंग। इसके बाद हमने क्या देखा है, हमने देखा है इसमें कि जो नियम 3 का है उसमें तत्परता और शिष्टाचार के बारे में बताया गया है। जो 3 खा है उसमें सरकार की नीतियों का पालन करने को कहा गया है। और जो 3 गा है उसमें क्या बोला गया है, कामकाजी महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध की बात कही गई है। इसमें हमने और क्या क्या देखा है, तो इसमें हमने देखा है यौन उत्पीड़न का मतलब देखा है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, हमने उसका सारा कुछ इसमें देख लिया है। दूसरा हमने क्या देखा है, और भी कौन सी कंडीशंस हैं जिसको इसमें शामिल किया जाएगा, तो PDFIH करके हमने इसको देख लिया है। और हमने जो कार्यस्थल है उसके बारे में भी देख लिया कि कार्यस्थल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो इसका हमने ट्रिक क्या देखा था, SHOT शॉर्ट। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। और आज हम सिर्फ इसके 3 नियम रहने देते हैं, बाकी के जो नियम हैं उनको हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर याद करने में भी आपको दिक्कत होगी, है ना। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो आपको इसकी PDF हमारे इसी वीडियो में आपको जो कमेंट बॉक्स है उस पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करके PDF ले सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक अगले लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।